मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूल त्रिकोण राशियों की और उनका कुंडली पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि मूल त्रिकोण राशियां क्या हैं। तो राहु केतु और सूर्य चंद्रमा को छोड़ के जो बाकी ग्रह हैं उनकी दो दो राशियां हैं। राहु और केतु की तो कोई राशि अपनी होती ही नहीं है, वे छाया ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा की क्रमशः सिंह राशि और कर्क राशि है, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इसके अलावा बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक साधारण राशि है मीन राशि और एक मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि। मंगल की भी एक वृश्चिक राशि है साधारण राशि और मेष राशि है मूल त्रिकोण की राशि है। इसके बाद बुध बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है और मिथुन राशि उसकी साधारण राशि है। शुक्र की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है और जो वृषभ राशि है वो उसकी साधारण राशि है। और इसी प्रकार से शनि की जो कुंभ राशि है वह उसकी मूल त्रिकोण राशि है और मकर राशि उसकी साधारण राशि है। तो जो कोई भी ग्रह है वह अपने मूल त्रिकोण राशि में अपना उत्कृष्ट फल देता है, या जो उसके कार्यकत्व हैं उनको और अच्छी तरह से बढ़ा के फल देता है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि ग्रहों का ही एक तरह से स्वरूप है। तो अगर ग्रह कोई नहीं है, जैसे जिस भी खाने में धनु राशि है तो वो बृहस्पति के जैसा ही थोड़ा थोड़ा फल करता है कि वहाँ पे स्वयं बृहस्पति विराजमान हो। और अगर धनु राशि में आके बृहस्पति विराजमान हो गया तो उसी तरीके से जो एनर्जी है उस भाव की वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जैसे अगर किसी कमरे में एक लाल रंग का 60 वाट का या 40 वाट का बल्ब लगा हुआ है, वो मान लीजिए कि उसकी एक राशि है, राशि की वजह से वो लाल है, और उसी में वो ग्रह आ गया जैसे धनु राशि है। अब वहीं पे क्या है कि एक और बल्ब लगा दिया गया 100 वाट का लाल रंग का, तो वो कमरा जो है वो बहुत अधिक लाल और उसकी रोशनी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तीव्रता जो रोशनी की है बहुत बढ़ जाएगी। तो दूसरा वाला जो 100 वाट वाला बल्ब आ गया वही बृहस्पति ग्रह का काम करेगा। तो इस तरीके से उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है और उसके कार्यकत्व बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर सेम फार्मूला हम नक्षत्रों के भी संबंध में अप्लाई कर देते हैं, अगर ग्रह बृहस्पति है और राशि धनु है और नक्षत्र भी मान लीजिए कि कोई किसी भी भाव में, ये हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से नक्षत्र राशि और आपका ये नक्षत्र राशि और ग्रह ये तीनों एक ही हो जाते हैं, यानी कि ग्रह है उन्हीं के स्वामित्व वाली राशि है और उसी के स्वामित्व वाला नक्षत्र है। तो इन तीनों को मिलके जो ग्रह है वह पूरी तीव्रता के साथ अपना फल देता है, उसकी तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अगर यह कोई किसी कुंडली के लिए शुभ ग्रह है तो वह उस जातक को बहुत ही अच्छा फल देने में सक्षम हो जाता है। अगर इस ग्रह के कारण कोई राजयोग बनेगा तो वो राजयोग बहुत ही तगड़ा बन जाएगा। और इस तरीके से ही हमें कुंडली को एनालाइज करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। तो जैसे इस संसार में इतने तरह के लोग हैं, सबकी चाहे भले ही धनु लग्न के 10 लोगों का अगर आप देखेंगे तो सब लोग अलग अलग तरीके का जीवन जी रहे होंगे, अलग अलग तरीके का कार्य कर रहे होंगे। तो उसमें यही बस छोटे छोटे फर्क आ जाते हैं, बड़े फर्क तो आते ही आते हैं। कभी कभी अगर सेम प्लानिटरी पोजीशन है, सब कुछ सेम होते हुए भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो मैंने वो तीव्रता की बात आपको बताई, कभी तीव्रता बढ़ जाती है, कभी तीव्रता कम हो जाती है। तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकता है, कोई उससे भी नीचे बन सकता है। कुंडली देखने में सबकी बराबर ही दिखेगी, लेकिन उनकी तीव्रता का फर्क दिख जाएगा। तो कोई लता मंगेशकर भी बन सकता है और कोई
अपने स्टेट का वो लोकगीत का भी सिंगर बन सकता है। तो इस तरीके से ग्रह नक्षत्र अपना इस तरीके से कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस तरीके से बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके फल देते हैं। तो अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हर लग्न के लिए हम देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशि किस तरीके से कहाँ बैठी हुई है और वो किस तरीके से फल देगी, और सारे ग्रहों का भी एक बार उसमें हिसाब किताब बैठा के देख लेंगे कि अगर कोई ग्रह अमुक ग्रह यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, और कौन कौन से ग्रह उस लग्न के लिए बेहतर हैं, किन किन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां बेहतर हैं, किन किन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों में अगर वह ग्रह आके बैठ जाए उसका स्वामी तो वो खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई मारक ग्रह है या कोई कष्टकारी ग्रह है और वो बहुत अधिक बलवान हो जाएगा हमारी कुंडली में, तो फिर उल्टा ही प्रभाव हमें दे सकता है। तो ग्रह वही बलवान हो तो ज़्यादा अच्छा है जो हमारे कुंडली में शुभ है। तो ये जो ग्रह हैं और जो नक्षत्र हैं और जो राशियां हैं, तो ग्रह तो हमारे सबसे अधिक नज़दीक हैं, तो उनका जो फल होता है वो सबसे ज़्यादा हम महसूस करते हैं, इसलिए उनकी तीव्रता सबसे अधिक है। जैसे कोई नज़दीक की लाइट हो तो ज़्यादा हमें रोशनी हम उसकी डायरेक्ट महसूस करते हैं। उसके बाद जब हम और बाहर जाते हैं तो हमारा पाला पड़ता है नक्षत्रों से। नक्षत्र क्या है? कॉन्स्टलेशंस है, तारों का एक समूह है, और तारे क्या है? सूर्य जैसे हैं। हर तारा सूर्य है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो ये तारों का एक समूह है, लेकिन इनका कंबाइंड इफेक्ट है जो है वो उस ग्रह के समान ही है जिसका स्वामित्व उसको दिया गया है उस राशि को। लेकिन वो बहुत दूर है, चाहे 10,000, 15,000, 50,000, 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर भी हो सकता है। और उससे भी जब हम दूर जाते हैं तब आते हैं नक्षत्र आते हैं। तो नक्षत्र भी तारों का समूह है, कॉन्स्टलेशन ही है, तो उससे भी दूर है वो। तो 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, और बेसिकली 7 ही ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। तो इनका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उस हिसाब से हमें फल मिलते हैं, साथ में वो आपस में भी कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अब आगे हम इनको देखेंगे कि लग्न वाइज की किस तरीके से ये काम करते हैं। अब ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें हम देखते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न में मूल त्रिकोण राशियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, तो लग्न लग्न में मूल त्रिकोण राशि है, मेष लग्न है। इसके बाद चौथे भाव में मूल त्रिकोण राशि है, चौथे, पाँचवें, छठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि है, फिर सातवें भाव में भी मूल त्रिकोण राशि है, फिर नौवें भाव में ही भी मूल त्रिकोण राशि है, और फिर 11वें भाव में भी मूल त्रिकोण राशि है। तो जिन जिन भावों में मूल त्रिकोण राशियां बैठी हुई हैं, अब इसमें इन भावों में प्रथम भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव किसी भी कुंडली में सबसे अधिक शुभ भाव होते हैं। ये कभी भी अगर पहले में, पांचवें में और नौवें भाव में मूल त्रिकोण राशि विराजमान है तो उनके स्वामी कभी भी अशुभ फल नहीं देते, चाहे कहीं भी बैठ जाए, छठवें में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, किसी भी जगह पे बैठ के वे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। कितना भी वो पाप प्रभाव में होंगे, कितना भी इन्फ्लिक्टेड होंगे, अधिक से अधिक वे अपनी शुभता खो देंगे लेकिन कभी भी जातक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये एक बेसिक रूल है। तो यहाँ पे इन तीनों में जो है 1, 5, 9, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों जितना ही अधिक ये मूल त्रिकोण राशियां इसमें विराजमान है। अगर ये बहुत ही एक ये अग्नि तत्व की राशि है, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है मेष लग्न वालों के लिए कि इनके ये त्रिकोण भाव में के जो स्वामित्व है वो मूल त्रिकोण त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशियां विराजमान हैं। तो केवल राशियों के कारण ही ये कुंडली अच्छी है। अदरवाइज अगर ये ग्रह बली हो जाते हैं तो वे फिर सोने पे सुहागा हो सकता है। अगर मंगल अकेला ही बली होकर किसी शुभ भाव में बैठ जाए, या तो लग्न में बैठ जाए, या फिर पंचमें में बैठ जाए, या फिर नवम में बैठ जाए, या फिर दसम में भी बैठ जाए, तो फिर ये अकेला लगने से
जातक को बहुत कुछ देने में समर्थ हो जाएगा। इसके अलावा यदि मंगल की और बृहस्पति की युति हो जाती है कहीं भी, तो फिर और अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 1, 5 और 9 यानी कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति इस कुंडली में यदि थोड़ा भी बल प्राप्त करते हैं, और अगर इनकी कहीं भी युति हो जाती है, या इन तीनों ग्रहों की अगर केंद्र भाव से कहीं भी युति होती है, जैसे सूर्य की मंगल से, चंद्रमा से, शुक्र से, या फिर शनि से किसी शुभ भाव में युति हो जाए, इसी तरीके से बृहस्पति के भी केंद्र में, कि बृहस्पति अगर जाके केंद्र भाव में बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे ये मकर राशि में बैठ जाए, तो भी फिर बहुत अच्छा राजयोग बन सकता है। अगर बृहस्पति और मंगल दोनों केंद्र में हो जाएं, तो भी बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। तो इस प्रकार से मेष लग्न वाले जो हैं ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड इसलिए हैं कि उनके जो त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशियां हैं, ज़्यादातर जो अग्नि तत्व की कुंडलियां होती हैं, 1, 5 और 9, मेष राशि, इसके बाद आपका सिंह राशि और धनु राशि। तो इसमें जो त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, वो यही ग्रह बनते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, 1, 5, 9 राशि वाले, यानी कि मंगल, सूर्य और बृहस्पति। बस उनका वो बदल जाता है, कभी लग्नेश मंगल बन जाता है, कभी बृहस्पति बन जाता है, और कभी सूर्य बन जाता है। तो इस तरीके से ये राशियां इस प्रकार से ब्लेस्ड हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह मजबूत निकल जाता है, तो ये बलि कर देता है त्रिकोण भाव को। अगर जितने ही ज़्यादा ग्रह बलि होंगे इन तीनों में से, कुंडली उतनी ही अधिक मजबूत बन जाएगी। इसके अलावा इस कुंडली में अगर हम देखें, मेष लग्न वाली कुंडली में, तो यहाँ पे क्या है, लाभ भाव में शनि की राशि है। मेष लग्न वालों के लिए शनि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो क्रमशः दो भावों का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ भी 10 और 11 संख्या लिखी रही होगी, ये काल पुरुष की कुंडली बनती है मेष लग्न की, तो इसमें तो 10 और 11 कैरियर के भाव की, और साथ में लाभ भाव में तो उसकी मूल त्रिकोण राशि ही बैठी हुई है। तो मेष लग्न वालों के लिए शनि भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खासकर कैरियर के लिए, रोजगार के लिए और लाभ के लिए। और 10वें भाव का तो एक कारक ग्रह भी शनि ही है। तो और भी कारक हैं, जिसमें से सूर्य भी है, इसके अलावा बुध भी है और बृहस्पति भी है, शनि भी है। तो 3-4 कारक होते हैं 10वें भाव के। तो अगर लेकिन ये साधारण राशि है। साधारण राशि का मतलब सिर्फ ये हुआ कि शनि अगर कुंभ राशि में बैठ जाएगा, तो इतना बली हो जाएगा कि वो 100% क्या 120% भी फल दे सकता है, ज़्यादा दे सकता है अपनी क्षमता से। लेकिन अगर वो मकर राशि में विराजमान होगा, तो वो 80%, 90% या मैक्सिमम वो 100% तक ही जा पाएगा। अपनी पूरी क्षमता से अधिक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी ये साधारण राशि है। जैसे गर्माहट होती है ना, एक होती है गर्माहट तब लोहा एकदम लाल होता है, और एक गर्माहट ऐसी होती है कि गर्म तो है पर दिखता नहीं है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। तो ये दोनों का यही अंतर है, मूल त्रिकोण जो राशि है और साधारण राशि है। तो शनि बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए। तो शनि अगर 12वें भाव में बैठ जाए, या फिर छठे और 8वें भाव में आके बैठ जाता है, तो फिर एक बड़ा ही दुर्योग बना देता है, खासकर कैरियर और लाभ के लिए। मैंने देखा हुआ है बहुत सी कुंडलियों में, अकेला शनि अगर आके 12वें भाव में या किसी दूसरे अशुभ स्थानों उस पे बैठ जाता है, या इन्फेक्ट हो जाता है राहु केतु वगैरह से, या फिर ये बुध भी इसमें अच्छा नहीं होता है इनकी कुंडली में, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। तो अगर शनि इन्फेक्ट हो जाता है, तो जातक को अर्थ संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ये मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे तुला राशि पड़ रही है 7वें भाव में। तो जिन मेष लग्न के जातकों की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत नहीं है, अगर शुक्र सही स्थान पे नहीं बैठा है, शुक्र शुक्र 6, 8, 12 में बैठ गया है, या कहीं बैठ के वो पाप प्रभाव में आ गया है, तो फिर उन लोगों को बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन लोगों को कोई और रोजगार वगैरह करना चाहिए, क्योंकि
जो 7वां स्थान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि जीवन में हम जितने भी रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें 7वें भाव का प्रभाव होता है। 7वां भाव ही हमें, क्योंकि पहला भाव हम स्वयं हैं, 7वां भाव हमारा सामने वाला पक्ष है, दुनिया है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। इसके अलावा मेष लग्न में जो चौथा भाव है जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है, चंद्रमा की कर्क राशि यहाँ पे है, तो इसका भी बड़ा महत्व है। तो चंद्रमा भी अगर मजबूत हो, जितना ही मजबूत होगा तो सुख का ये भाव है, शिक्षा दीक्षा का भी भाव है, तो उतना ही अधिक वो शिक्षा दीक्षा और सुखों में वृद्धि करता है। तो ये सब चीज़ें मेष लग्न वालों की जो कुंडली में ये जो मूल त्रिकोण राशियाँ हैं इस तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं। राजयोग बहुत बड़ा बन जाता है अगर बृहस्पति और चंद्रमा परस्पर संबंध बना लें, युति बना लें या राशि परिवर्तन कर लें तो बहुत अच्छा राजयोग बन सकता है, क्योंकि ये दोनों मूल त्रिकोण राशि हैं, एक ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। इसके अलावा ये आपका बृहस्पति और शुक्र का भी सेम है, यहाँ भी मूल त्रिकोण राशि है, सेम कॉम्बिनेशन अगर इनका युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है या परस्पर राशि परिवर्तन हो जाए, इसी तरीके से जो संबंध मैंने अभी बताए हैं वही संबंध अगर ये लग्नेश मंगल और बृहस्पति के बीच में बन जाए या फिर मंगल और सूर्य के बीच में बन जाए तो बहुत अच्छा राजयोग मेष लग्न वालों की कुंडली में बन जाता है, बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, जीवन भर तरक्की करते रहते हैं। अब ये वृषभ लग्न की कुंडली है, तो इसमें देखिए कहने को तो वृषभ लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र है, लेकिन शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पड़ी हुई है 6वें भाव में। तो क्या यहाँ पे शुक्र लग्नेश होकर भी बहुत अच्छा फल देने में सक्षम है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो 6वें भाव में है, और 6वां भाव जो है 6, 8 और 12 भाव जो हैं वो दुख स्थान होते हैं कुंडली में, और इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो उस लग्न के लिए पापी माने जाते हैं। वो किसी दूसरे भाव को जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे इन्फ्लिक्शन लाते हैं। इन्फ्लिक्शन का मतलब ये नहीं कि एकदम से जीरो कर देते हैं, कमी कर देते हैं, फलों में कमी करते हैं। जिस किसी शुभ ग्रह के साथ युति करेंगे तो उसके फलों में कमी कर देंगे। युति का मतलब ये है क्लोज कंजंक्शन, ये नहीं कि 15 डिग्री 20 डिग्री दूर बैठा हो तो उसको युति नहीं मानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, देखने में ग्रह एक खाने में ही दिखता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक है 5 डिग्री पे और एक है 25 डिग्री पे, तो वो युति नहीं है, वो देखने में केवल एक खाने में लगता है, एक खाना 30 डिग्री बड़ा होता है। तो यहाँ पे लग्नेश होकर भी जो शुक्र है वो लग्नेश का पूर्ण फल इसलिए नहीं देता कि उसका जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6वें भाव में पड़ी हुई है। तो अगर तो कभी ऐसा हो जाए कि स्वयं शुक्र तुला राशि में स्वयं की राशि में ही विराजमान हो जाए तो फिर वो लग्नेश को इस भाव को भी मजबूत करेगा, लेकिन साथ में ऋण को बढ़ा देगा, शत्रु को बढ़ा देगा, ये सब काम भी कर देगा, थोड़ा सा बीमारियों को भी बढ़ा देगा। तो ये सब की अधिकता होते हुए भी जो वो इंसान होगा, जो जातक होगा, वो काफ़ी अच्छा लाइफ में ग्रो भी करेगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बीमारियां होती हैं और कर्जे होते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो लाइफ में ग्रो करते हैं। बिजनेसमैन के लिए अच्छी कुंडली हो सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा बड़े बड़े कर्जे वगैरह लेता रहता है और साथ में ग्रो भी करता है। तो वृषभ लग्न वाले बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये सीधा लॉजिक से ही हम साबित कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली साइंस है। ये ऐसे नहीं है कि ये पोंगा पंडितों का काम नहीं है, ये साइंटिस्ट का काम है, और लॉजिक से इसे हम समझ सकते हैं, तर्कों से समझने की चीज़ है ये, इसीलिए इसको साइंस कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरी मूल त्रिकोण राशियां कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। चौथे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 6वें भाव में लगातार मूल त्रिकोण राशियां हैं। तीसरे भाव में तो कर्क राशि है, चौथे भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि है, तीसरे में चंद्रमा की राशि है, उसके बाद 5वें में बुध की राशि है और 6वें में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, 8वें में धनु राशि पड़ गई है इसमें।
तो इसमें जो बृहस्पति है वो वृषभ लग्न वालों की कुंडली में बहुत अधिक सबसे बड़ा पापी ग्रह बृहस्पति होता है। अब यहाँ पापी का मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति एकदम से नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी ग्रह दो प्रकार से फल देता है। एक तो कुंडली में उसे क्या करने को कहा गया है। तो जैसे बृहस्पति यहाँ पे 8वें भाव का स्वामी है, तो वो अष्टमेश का फल देगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कारकत्वों का भी फल देता है। जो बृहस्पति के कारकत्व हैं उनको वो नहीं छोड़ता। तो जैसे कि बृहस्पति जो है वो स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, धन का कारक है, वृद्धि का कारक है, तो ये पुत्र का कारक बृहस्पति है। तो ये अपने कारकत्वों को वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो उसका दूसरे 8वें भाव के जो उसको काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी जिम्मेदारी वो निभाएगा। क्रिटिकल इलनेस दे सकता है किसी को। इसके अलावा फिर वो अचानक से उसको हानि और लाभ करवा सकता है, अचानक से चलते चलते जीवन में यू टर्न ला सकता है। ये सब काम है बृहस्पति के, तो इस कुंडली के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो 10वें भाव में शनि की राशि पड़ गई है, मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि, और 12वें भाव में जो है वो मंगल की राशि मेष राशि पड़ गई है। तो इस कुंडली के लिए जो पापी ग्रह हुए, जो वो शुक्र, बृहस्पति और साथ में मंगल, ये ग्रह अशुभ ग्रह हो गए इस कुंडली के लिए, वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए शुभ ग्रह जो हो गए वो कौन कौन से हो गए? सबसे ज्यादा शुभ ग्रह तो हो गया आपका बुध। उसके बाद जो शुभ ग्रह हो गया वो हो गया आपका सूर्य, भी चौथे भाव का स्वामी है। सूर्य भी इतना बुरा नहीं है, इसके लिए अच्छा है। लेकिन सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह जो है वो है सूर्य। उसके बाद चूंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह है बुध, उसके बाद है आपका सूर्य, फिर उसके बाद है शनि, क्योंकि शनि की साधारण राशि पड़ गई है 9वें भाव में और मूल त्रिकोण राशि पड़ गई है 10वें भाव में। तो शनि इस कुंडली के लिए अगर देखिए तो बहुत बड़ा राजयोग कारक है। अकेला शनि ही अगर 9वें भाव में और या 10वें भाव में बैठ जाए तो वृषभ लग्न वालों को राजयोग प्रदान कर देता है। इसी तरीके से कर्क लग्न में मंगल की स्थिति होती है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल अकेला ही अगर केंद्र में या त्रिकोण में बली होकर बैठ जाता है तो राजयोग कारक हो जाता है। तो इसी तरीके से वृषभ लग्न वालों की कुंडली में जो शनि है वो राजयोग कारक होता है, क्योंकि उसकी जो साधारण राशि है वो 9th हाउस में है, मूल त्रिकोण राशि उसकी जो है वो 10th हाउस में है। तो अगर इन दोनों भाव में कहीं भी शनि विराजमान हो जाए, इसके अलावा शनि अगर केंद्र में या त्रिकोण में कहीं भी विराजमान हो जाता है तो बहुत अच्छा राजयोग बना देता है। 11वें भाव में भी अगर शनि बैठ जाएगा तो धन वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। तो ये स्थिति, इसके अलावा बुध की स्थिति अच्छी है। अगर बुध किसी भी केंद्र में सूर्य से संबंध बना ले या फिर शनि से संबंध बना ले तो बहुत अच्छा राजयोग कारक बनता है, बहुत अच्छी कुंडली हो जाती है। इसी तरीके से जो सूर्य है, सूर्य जो है अगर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में जाके बैठ जाए, प्रथम भाव में जाके बैठ जाए या पंचम में या नवम में जाके विराजमान हो जाए या एकादश में भी जाके विराजमान हो जाए या द्वितीय में भी जाके विराजमान हो जाए तो बहुत अच्छा योग बनाता है। तो सब लग्न वालों की कुंडली में शनि अगर आके द्वितीय स्थान में बैठ गया तो बहुत प्रबल सिंहासन योग बना देता है। और अगर मंगल वगैरह की स्थिति ठीक हो, मंगल अगर मान लीजिए कि ऐसी जगह पे विराजमान हो या 12वें में, जैसे मेष राशि, यहीं पे मंगल विराजमान हो जाए, या बृहस्पति वगैरह की जो दूसरे ग्रह हैं, बृहस्पति अगर मान लीजिए कि अपने 8वां भाव का स्वामी हो के 8वें में ही विराजमान हो जाए और साथ में शनि जाके द्वितीय स्थान में बैठ गया, सूर्य की भी स्थिति अगर थोड़ी मजबूत हो जाए, सूर्य पंचम में विराजमान हो जाए या नवम में या किसी भी केंद्र भाव में कहीं विराजमान हो जाए या एकादश में विराजमान हो जाए और शनि आके द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो बहुत ऊंचे पद पे बिठा सकता है, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो अब मिथुन राशि की कुंडली देखते हैं। गलती से यहाँ पे मिथुन राशि लिखा गई है, मिथुन लग्न होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मिथुन राशि अगर तीसरे नंबर पे है तभी तो मिथुन लग्न बनेगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली हम देखते हैं।
तो मिथुन लग्न वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो मूल त्रिकोण राशि आप किस में पड़ती हैं? द्वितीय भाव में कर्क राशि है चंद्रमा की, तृतीय भाव में सिंह राशि है सूर्य की, चतुर्थ भाव में कन्या राशि है बुध की, पंचम भाव में तुला राशि है शुक्र की, सप्तम भाव में धनु राशि है बृहस्पति की, नवम भाव में कुंभ राशि है शनि की, और एकादश भाव में मेष राशि है मंगल की। अब इस कुंडली में जो सबसे विशेष बात है कि ये बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं। अगेन ये दूसरे तरह से ब्लेस्ड होते हैं। जैसे अग्नि तत्व वालों का मैंने बताया था ना कि उनकी ब्लेसिंग क्या है। उनकी ब्लेसिंग ये है कि तीनों जो त्रिकोण भाव हैं उसमें मूल त्रिकोण राशियां पड़ जाती हैं। लेकिन ये ब्लेस्ड दूसरे प्रकार से है कुंडली मिथुन लग्न वाले। इनकी जो तीनों दुख स्थान हैं 6, 8 और 12 किसी में भी मूल त्रिकोण राशि नहीं पड़ती है। तो काफी हद तक ये लोग बड़े सुखी लोग होते हैं जब तक कि इनकी प्लेनेटरी पोजीशन गड़बड़ा न जाए, कोई विशेष रूप से गड़बड़ न हो जाए। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप देखेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, अब कहने के लिए शनि अष्टमेश है, लेकिन शनि अष्टमेश नहीं है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में पड़ गई है। नवम जो भाव है वो धर्म का स्थान है, सबसे शुभ त्रिकोण है। और जैसा मैंने पहले बताया है, त्रिकोण भाव के स्वामी कभी भी अशुभ फल दे ही नहीं सकते, ऐसा उनको आदेश है भगवान का। तो यहाँ पे शनि अष्टम भाव का स्वामी तो शनि के पास है, लेकिन साधारण राशि होने के वजह से शनि हमेशा मूल त्रिकोण राशि जिसमें पड़ी हुई है उसी भाव का फल देगा, तो नवम भाव का फल देगा और अत्यंत शुभ फल देगा शनि मिथुन राशि वालों के लिए। अगर नवम भाव में ही बैठ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाता है तो और भी अच्छा है। अब इसमें भी जो प्रथम भाव है इसमें भी बुध की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, साधारण राशि है, लेकिन बुध यहाँ पे चौथे स्थान, एक और शुभ स्थान में बैठा हुआ है। तो बुध भी इस कुंडली के लिए योग कारक होगा, लग्नेश का ही फल देगा, पूर्ण फल देगा लग्नेश का। पूर्ण फल का मतलब अगर यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि होती तो 100% देता, लेकिन यहाँ पे भी 75% फल देगा। तो अगर बुध इस कुंडली में ताकतवर है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र ये भाव है, ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां इन भाव में बैठा हुआ है, या फिर त्रिकोण ये जिसमें 7, 11 और 3 लिखा हुआ इन भाव में बैठा हुआ है। प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। या फिर द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो, या फिर एकादश स्थान में बैठा हुआ है, ये सब शुभ भाव हैं। तो इन भावों में बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा जो ये शुक्र है, शुक्र की जो राशि है तुला राशि, वो पंचम भाव में पड़ रही है। तो शुक्र भी अगर कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाता है तो राजयोग कारक होता है। अगर पंचम भाव में ही विराजमान है तो भी अति उत्तम है। इसके अलावा अगर सप्तम में विराजमान हो गया या 10th हाउस में आके बैठ गया, 10th हाउस में पंचम भाव का स्वामी अगर आके बैठ जाता है, कोई भी लग्न की कुंडली हो, तो ये भी काफी अच्छा, सरकारी नौकरी वगैरह के लिए काफी अच्छा योग बनता है। अगर यहाँ पे आके ये आपका शनि भी बैठ जाए तब तो प्रबल राजयोग बना देता, फिर तो मिनिस्टर वगैरह बना देगा। तो अगर किसी कुंडली में ये जो शुक्र है और शनि दोनों आके 10म भाव में बैठ गए तब तो फिर प्रबल राजयोग बना देगा। अगर अकेला शनि ही आके 10म भाव में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। मंगल जो है वो एकादश भाव लाभ भाव का स्वामी है। तो मंगल भी अगर मजबूत स्थिति में हो, मंगल अगर या तो एकादश स्थान पे ही बैठ जाए, या फिर तृतीय में बैठ जाए, या फिर आपका इवन मंगल दसम में भी बुरा फल इस कुंडली के लिए नहीं करेगा। अगर दसम में भी बैठ जाएगा तो भी अच्छा ही अ, फल करेगा। नौ में भी बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा मंगल जो है केंद्र और त्रिकोण में, तो अच्छा ही फल करेगा। सर्वोत्तम फल तो वो करेगा जो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो बहुत अच्छा फल करेगा। तो मंगल भी इस कुंडली के लिए बुरा नहीं है। वैसे त्रिषडय स्थान का स्वामी है मंगल, त्रिषडाय भाव कहते हैं, तीसरा, छठवां और 11वां। यानी कि इस कुंडली में जैसे सूर्य, और इसमें मूल त्रिकोण राशि कोई पड़ी नहीं रही है तो इसको हम गणना में ही नहीं लेंगे,
तो इसके लिए तीसरा और ये आपका मंगल, इनको ये त्रिषडाय भाव के स्वामी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई ये कहीं बैठते हैं ना तो ये भी थोड़े पापी ही होते हैं, लेकिन ये सेकंड लेवल के पापी होते हैं। यानी कि ये जो 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं, उनके बाद जो है सेकंड लेवल के पापी ग्रह ये होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य और मंगल इन राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष इनिशियल स्टेज में दे सकते हैं, लेकिन अगर वो सही स्थान पे जाके विराजमान हो गए, क्योंकि अब मंगल को इसमें एकादश भाव का भी तो फल देना है, तो एकादश भाव है ही लाभ का भाव, तो उसे लाभ भी तो उसे ही करवाना है। तो थोड़ा बहुत कष्ट वगैरह दे के शुरुआती दौर में, बाद में लाभ करवाने लगता है। और सूर्य तीसरे भाव में मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में पड़ी हुई है सूर्य की, तो सूर्य अगर मजबूत होगा तो फिर जातक के अंदर संघर्ष करने की क्षमता अधिक रहती है और जातक संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। तो ये सारी जो मैंने आपको बताया है ग्रहों की पोजीशन, तो ये मूल त्रिकोण राशियों के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से मिथुन राशि वालों को फल मिलता है। तो मित्रों, यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो मूल त्रिकोण राशियां जो पड़ती हैं वो फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट हाउस में और 10th हाउस में पड़ती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य। लग्न लग्न का स्वामी चंद्रमा और दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी जो है वो सूर्य हो गया। तो सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चंद्रमा तो खैर उनके लग्न का लग्नेश ही है और धन भाव का स्वामी और स्टेटस के भाव का स्वामी। दूसरा भाव क्या है? स्टेटस का भाव है। तो दूसरा भाव का स्वामी जो है सूर्य है। तो यदि सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग कारक सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा कर्क लग्न वालों के लिए जो शुक्र ग्रह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चौथे सुख भाव में पड़ती है। सुख भाव का संपूर्ण फल देने वाला ग्रह शुक्र हो जाता है। और सर्वाधिक जो पापी ग्रह होता है कर्क राशि वालों, कर्क लग्न वालों के लिए, वो होता है शनि। तो शनि जो है इनके इनके इनको सर्वाधिक कष्ट देने वाला ग्रह साबित होता है कि अगर वो कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाता है, युक्त और दृष्ट हो जाता है किसी ग्रह या भाव के साथ, और जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है तो उन सब भावों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जो धनु राशि है वो पड़ती है छठवें भाव में। तो बृहस्पति भी कर्क राशि व कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अधिक योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी छठवां भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का भाव होते हुए भी अर्थ त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है। तो बृहस्पति अगर छठवें भाव में ही विराजमान हो जाता है तो एक अच्छी स्थिति बना देता है। और कहीं और भी यदि विराजमान होता है तो चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है तो उस भाव संबंधी जो है रोगों को बढ़ा देता है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं, अगर बली है तो अपने कार्यकर्ताओं का पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। कर्क लग्न वालों के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, मंगल अकेला ही राजयोग कारक होता है, क्योंकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तो है दसम भाव में, और जो उसकी साधारण राशि है वो है पंचम भाव में। तो मंगल अकेला ही यदि दसम भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर देता है। या मंगल कहीं भी यदि केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, लग्न में चला जाए या चंद्रमा के साथ युत या दृष्ट हो जाए या फिर 9th हाउस में विराजमान हो जाए तो बहुत योग कारक होता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो परम योगदायक ग्रह साबित होता है। अब देखते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न में अगर देखेंगे तो 12वें भाव में, लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, 7वें भाव में, नवम भाव में,
मूल त्रिकोण राशियां पड़ रही हैं। अब देखिए, पिछली कुंडली में हम लोग बात कर रहे थे कर्क लग्न वालों के लिए कि सूर्य और चंद्रमा परम परम शुभ ग्रह हैं। लेकिन देखिए, यही ब्यूटी होती है ज्योतिष की कि इसमें सूर्य तो परम शुभ ग्रह है ही सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश है। लेकिन अब चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव का स्वामी हो गया है, और 12, 6 और 8 इन तीनों भाव में केवल 12वें भाव में ही किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, और वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा सिंह लग्न वालों के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक अशुभ ग्रह है। तो अब सिंह लग्न वालों के लिए जो शुभ ग्रह है, एक तो सूर्य तो शुभ ग्रह है ही, उसके बाद बुध भी शुभ ग्रह है, उसके बाद आपका शनि भी शुभ ग्रह है। शनि तो 11वें भाव का स्वामी, सॉरी, 7वें भाव का स्वामी बन गया। 11वें भाव, 7वें भाव में 11 लिखा हुआ है, तो कुंभ राशि 7वें भाव में पड़ रही है। तो शनि 7th हाउस का स्वामी बन के जो बिजनेस के लिए भी और शादी विवाह के लिए भी, व्यापारिक साझेदारियों के लिए, इन सब के लिए प्रतिनिधित्व तो कर रहा है शनि। तो शनि यदि शुभ भाव में कहीं पे बैठ गया है, या 7th हाउस में भी बैठ जाए, उस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो और भी अच्छा है। अब इसमें क्या है ना कि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति जो है वो पंचम भाव का स्वामी बन गया है। पंचम भाव जो है संतान का भाव है, पढ़ाई लिखाई का भाव है, बुद्धि का भाव है, टैलेंट का भाव है कि आदमी कितना टैलेंटेड होता है। वैसे तो शिक्षा दीक्षा का भाव चौथा भाव है, लेकिन जो टैलेंट होता है वो आता है 5वें भाव से, और उसके बाद 9वें भाव का स्वामी जो है मंगल है, जिससे उच्च शिक्षा देखते हैं, धर्म कर्म देखते हैं। बहुत ही प्रभावशाली एक धर्म स्थान है, धर्म त्रिकोण का एक भाव है। तो इस कुंडली में भी आप देखेंगे तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति परम शुभ ग्रह हैं, और इन तीनों ग्रहों की यदि युति संबंध या परस्पर दृष्टि संबंध किसी शुभ भाव में बन जाता है, तो राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यदि मंगल और सूर्य परस्पर युति या दृष्टि संबंध बना लें, चंद्रमा मंगल या गलत बोल गया मैं, बृहस्पति मंगल या बृहस्पति सूर्य आपस में युति और दृष्टि संबंध बना लें, बहुत शुभ ये संबंध बन जाता है। शनि पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति से युत भी हो जाए, तो भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। शनि पे अगर बुध की भी दृष्टि पड़ जाए, या केंद्र में कहीं भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें तृतीय भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। तृतीय भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो शुक्र और छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं, पराक्रम का भी भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव भी शुक्र है। लेकिन त्रिशदय भाव का स्वामी है शुक्र, तो उतना अधिक शुभ नहीं है कुंडली, इस कुंडली के लिए। लेकिन फिर भी यदि शुक्र मजबूत है तो इन सब कारकत्वों की वृद्धि अवश्य कर देता है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो प्रथम भाव में कन्या राशि है। तो इसमें जो मूल त्रिकोण राशियां हैं वो एकादश भाव में, 12वें भाव में, व्यय भाव में, लग्न भाव में, और द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, और 6वें भाव में मूल त्रिकोण की राशियां पड़ रही हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो सूर्य पिछली कुंडली में लग्नेश था, वो यहाँ पे व्ययेश या द्वादशेश बन गया है, तो उतना अधिक शुभ नहीं है। तो अगर देखें तो कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य और शनि दोनों ही बहुत अधिक शुभ ग्रह नहीं है। यद्यपि अत्यंत पापी नहीं है, लेकिन फिर दोनों ही शुभ नहीं है। और मंगल तो अत्यंत ही अशुभ ग्रह है कन्या लग्न वालों के लिए। लेकिन अशुभ ग्रह होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का फल नहीं देगा,
केवल वो उन भावों के लिए ही खराब फल करेंगे, लेकिन बाकी सारे ग्रह अपने कारकत्वों का फल भी देते हैं। जैसे कि मंगल जो है वो शौर्य का, पराक्रम का और जो जोश खरोश होता है उसका कारकत्व जरूर प्रदान करेगा। सूर्य भी जो है वो पिता का कारक है, शरीर में हड्डी का कारक है। तो इन सब, अगर सूर्य बली है तो इन सब कारकत्वों में वृद्धि कर जरूर करेगा, लेकिन ओवरऑल कुंडली के लिए ये अशुभ ग्रह है। तो जिस भाव में बैठते हैं उन भावों के कारकत्वों की हानि करते हैं। हाँ, यदि शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाए तो इसमें काफी कमी आ जाती है, या कोई ऐसा योग बना लें विपरीत राजयोग टाइप का कि तो भी जो है ये एक शुभ स्थिति बना सकते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग भी विपरीत इसलिए कहा जाता है कि वह शुरू में बहुत ही अधिक स्ट्रगल देता है, और विपरीत राजयोग बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो उसका अलग से मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है, बाद में वीडियो बना के। अभी एक बनाया भी हुआ है मैंने वीडियो, लेकिन फिर एक बार बना दूंगा, वो तो बहुत कम लोगों ने देखा था। तो अब कन्या लग्न वालों के लिए बुध तो लग्नेश है ही, वो तो रेल का इंजन समझ लीजिए। लग्नेश तो कुंडली का अपने उस जातक के लिए इंजन ही होता है। तो यहाँ पे बुध तो इम्पॉर्टेंट है ही। बुध के अलावा जो ग्रह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इस कुंडली वालों के लिए वो चंद्रमा है। चंद्रमा एकादश लाभ भाव का स्वामी है, और एकादश भाव में चंद्रमा की जो है वो चंद्रमा की तो मूल त्रिकोण राशि एक ही है कर्क। तो कर्क राशि ग्रह भाव में पड़ रही है, तो चंद्रमा यदि कहीं शुभ भाव में शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होकर बैठ जाता है तो लाभ को बढ़ाने वाला होता है। बड़े भाई बहनों से जो है लाभ मिलता है जातक को, और वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में सफल हो जाता है। मित्रता उसकी ऐसे लोगों से होती है, बड़े बड़े लोगों से, और उससे उसका खर्चा पानी चलता है। तुला राशि पड़ रही है द्वितीय भाव में, स्टेटस वाले भाव में। तो शुक्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली का एक ग्रह बनता है, क्योंकि जो शुक्र की साधारण राशि है वो पड़ रही है नवम भाव में। तो दोनों राशियां शुभ भाव में पड़ रही हैं। तो अगर शुक्र की अच्छी स्थिति हो कन्या लग्न वालों के लिए, तो काफी अच्छा राजयोग का निर्माण कर सकता है। इसमें देखिए चौथे भाव में इस कुंडली में बृहस्पति बृहस्पति की धनु राशि पड़ रही है, और सतवें भाव में पड़ रही है बृहस्पति की ही मीन राशि। तो दोनों राशियां केंद्र में पड़ रही है। यद्यपि केंद्राधिपत्य दोष लगता है ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर भी बृहस्पति कन्या लग्न वालों के लिए शुभ है। और यदि इसकी जहाँ भी, अगर ये शुभ भाव में बैठ के जहाँ भी दृष्टि डालेगा और जिन ग्रहों से भी संबंध बनाएगा, तो वो शुभ परिणाम देने वाले बन जाएंगे। अब ये तुला लग्न की कुंडली है, तो इसका विश्लेषण करते हैं। तो तुला लग्न में जो मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशियां पड़ रही हैं। इसकी अच्छी बात यह है इस कुंडली में कि तुला लग्न में प्रथम भाव में तुला राशि पड़ रही है, जिसका स्वामी के शुक्र है। तो इस लग्न वालों के लिए शुक्र बहुत ही अधिक शुभदायक होता है। सर्वाधिक शुभ फल देने वाला जो ग्रह है तुला लग्न वालों के लिए, वह शुक्र है। तो शुक्र अकेले ही यदि बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र में मतलब कहीं भी बैठ जाए, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, या फिर दसम भाव में, या फिर पंचम भाव में, या फिर नवम भाव में, तो अति उत्तम फल देगा। अन्यत्र कहीं भी अगर बैठता है तो भी अच्छा ही फल करेगा, कहीं भी बुरा फल नहीं करेगा। पंचम और नवम भाव में अति उत्तम फल करता है।
इस प्रकार अगर इस कुंडली को अगर आप देखिए तो पंचम भाव में जो है वो शनि की राशि कुंभ राशि पड़ रही है, तो जो शनि है वो इस लग्न वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा दीक्षा देखते हैं, मनुष्य की बुद्धि तर्क क्षमता संतान, ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं। तो इन सब कारकत्तों का जो कारकत्तों को देने वाला शनि है, तो शनि भी अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठता है या फिर लग्नेश से युति संबंध बना ले या दृष्टि संबंध बना ले तो अति उत्तम फल देता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस कुंडली में सप्तम भाव में मंगल की राशि मेष राशि पड़ रही है, तो सप्तम विवाह संबंधी या साझेदारियों संबंधी, जो हम पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, व्यापार वगैरह के लिए ना सप्तम भाव बड़ा ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मंगल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस लग्न वालों के लिए, मंगल भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल भी अगर कहीं शुभ भाव में बैठता है तो उत्तम फल करता है। दसम भाव बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जातक की कुंडली में, क्योंकि जो दसम भाव होता है उससे हम कैरियर देखते हैं, वो कार्य क्षेत्र को दिखलाता है व्यक्ति के। अब यहाँ पे कर्क राशि विराजमान है, तो ऐसे जातक जो है, चूंकि कर्क राशि यहाँ पे पड़ गई है जो कि मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की, तो चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे जातक अपने कैरियर में बहुत से बदलाव भी कर सकते हैं, मतलब वो कोई भी चीज़ जो है बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति को पहले देखना होगा, अगर चंद्रमा बलवान है तो ऐसे लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, कोई भी अपने काम जो है उस तरीके के काम, जैसे कि कोई लिक्विड का काम, मेडिसिन का काम, या फिर जो चंद्रमा जिन कार्यकर्ताओं को का प्रतिनिधित्व करता है, दुग्ध वगैरह का काम, केमिकल वगैरह का काम, ये सब काम, जल संबंधी काम, ये सब काम वो लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चंद्रमा अगर किसी लग्न ये केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाता है या शुक्र से या शनि से युक्त संबंध या दृष्टि संबंध बनाता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ चंद्रमा अगर कहीं भी अगर यहाँ पे केंद्र में बैठ जाए या फिर द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा इसमें बैठ जाए इस कुंडली वालों में के लिए, तो स्टेटस को बहुत ऊंचा कर देता है, सिंहासन योग बना देता है। और चूंकि मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की यहाँ पे, तो अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा जाके बैठ गया, भले ही वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा, फिर भी एक शुभ स्थिति का निर्माण कर देगा। चंद्रमा अगर स्वयं दशम में बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है जातक के लिए। और शुरुआत में थोड़ा सा अब ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत डिले होता है लेकिन बाद में अच्छा काम करता है जातक। यहाँ पे एकादश भाव में जो बैठा हुआ है वो देखिए आप, सिंह राशि पड़ रही है जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। तो सूर्य भी इस कुंडली के लिए इस वजह से शुभदायक है, हालांकि तीसरे भाव का स्वामी है लेकिन फिर भी धन लाभ का स्वामी है। और इसके अलावा जो बड़े भाई बहन हैं या जो वरिष्ठ मित्र वगैरह बनते हैं जो अपने से उम्र में बड़े होते हैं, या भी नेटवर्किंग वगैरह का जो काम है उसका प्रतिनिधित्व करता है इस भाव वालों के लिए सूर्य। तो सूर्य भी अगर कहीं अच्छे शुभ जगह पे आके बैठ जाता है, या सूर्य अगर यहीं पे विराजमान हो जाए या फिर दसम भाव में विराजमान हो जाए या फिर नवम में विराजमान हो जाए या फिर तृतीय में या छठवें में भी सूर्य अच्छा फल देता है, क्योंकि ये उपचय भाव है एकादश भाव, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। तो सूर्य अगर तृतीय और षष्ठम में भी बैठता है तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सूर्य इन भाव में कंफर्टेबल होता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छठवां भाव रोग रिपु और ऋण का है। तो जहाँ भी संघर्ष वाली स्थिति होती है, जहाँ परिश्रम वाली होती है, वहाँ पे सूर्य चूंकि एक क्रूर ग्रह है, तो उस जातक को की क्षमता में, संघर्ष करने की क्षमता में वृद्धि करता है। तो जातक जो है परिश्रम करके, मेहनत करके, compete करके आगे बढ़ता है।
अब इस कुंडली में 12वें भाव में जो राशि पड़ती है वो कन्या राशि पड़ रही है। कन्या तो बुध जो है इस ग्रह इस लग्न वालों के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं है। व्यय भाव का स्वामी है, अकेला बुध ही है। कन्या राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, जो 6, 8, 12 भावों में से 12वें भाव में पड़ गई है मूल त्रिकोण राशि। तो बुध इस कुंडली वालों के लिए सर्वाधिक पापी ग्रह है, आप कह सकते हैं, जो सबसे अधिक बुरा प्रभाव करता है। तो बुध जिस भाव में भी बैठता है उस भाव की थोड़ी बहुत हानि करेगा, या फिर बुध से जो भी ग्रह युत या दृष्ट हो जाएंगे उनकी भी थोड़ी बहुत कारकत्तों की हानि करेगा। लेकिन अब ये इस बात को भी देखना होगा कि बुध पे या कौन से ग्रहों की दृष्टि, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पंचमेश की या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर वो फलों में बहुत भारी जो विपरीत फल हैं, बुरे फल हैं, उसमें कमी कर देता है। अब इसमें तृतीय भाव में धनु राशि पड़ती है, तो तृतीयेश बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, तो तृतीय भाव का जो है पूर्ण फल देगा बृहस्पति। हालांकि बृहस्पति की साधारण राशि 6वें भाव में भी पड़ रही है, तो इसका भी फल देगा, लेकिन पूर्ण फल बृहस्पति जो है वो तृतीय भाव का देगा। तो पराक्रम का भाव है ये। तो अगर बृहस्पति उपचय भाव में राशि पड़ी हुई है, तो बृहस्पति अगर कहीं भी शुभ जगह पे बैठ जाता है तो छोटे भाई बहनों का भाव है ये, इसके पराक्रम का भाव है। तो जातक, अब बृहस्पति की वजह से क्या पराक्रम हो सकता है, तो दिमागी तौर पे या फिर ऐसे चीज में कि जिसमें विद्या का या कोई टेक्निकल ऐसी चीज हो, उन सब चीज़ों में जातक, जहाँ पे दिमाग का प्रयोग करके आगे बढ़ा जाता है, ऐसे चीज़ों में जातक बहुत अधिक सफल होने की संभावना होती है जातक के। तो ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली। इसमें मूल त्रिकोण राशियां जो पड़ रही हैं, द्वितीय भाव में धनु राशि बृहस्पति की, चतुर्थ भाव में शनि की कुंभ राशि, 6वें भाव में अ, मेष राशि मंगल की, 9वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि, 10वें भाव में सूर्य की सिंह राशि, एकादश में कन्या राशि बुध की, और द्वादश भाव में तुला राशि शुक्र की। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखिए, अब अष्टम भाव में इसमें पड़ गई है बुध की राशि मिथुन राशि, जो साधारण राशि है। तो अष्टमेश होकर भी बुध उतना पापी नहीं होगा, उतना ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा। लेकिन मंगल और जो शुक्र है, वह वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो है वो बहुत अधिक शुभ नहीं होंगे। ये जिस भाव को या जिस ग्रह को अपने प्रभाव में लेंगे, उसके कार्यकत्वों में कमी कर देंगे, जब तक कि वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना आ जाए। कमी तो तब भी रहेगी, लेकिन वो कम हो जाएगा। अब ये जो है, ये वृश्चिक राशि है, ये मंगल की राशि होते हुए भी मंगल की साधारण राशि है, तो मंगल के गुणों को पूरी तरह से ये अपने आप में समाहित नहीं करती है। मंगल को गुणों को कौन समाहित करता है? मेष राशि। इसीलिए मेष राशि जो है इससे छठा पड़ गया। तो ये लग्न अगर वृश्चिक लग्न है किसी के लिए, तो मंगल ग्रह उसके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं होगा। मंगल ग्रह उसके लिए रोग, ऋण और रिपु, शत्रु का कारक बना रहेगा। तो जो वृश्चिक राशि है, इसका स्वभाव जो है, ये क्या है? पानी है, गर्म पानी है। गर्म पानी कैसा? जिसमें बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे कि हमारा जो पेट है, या नाली का पानी है, या कहीं सड़ता हुआ पानी है, कहीं दलदली भूमि है, और जो गर्म भी है। यही अंतर होता है मीन राशि में और वृश्चिक राशि में। जो मीन राशि है वो भी जल है, लेकिन वह जल साफ है, स्वच्छ है, स्वच्छ तालाब, बड़ा समुद्र, बहती हुई नदियां, जिसमें मछलियां हैं, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसमें वृद्धि है, जिसमें बहुत सारे अलग तरीके के काम चल रहे हैं, जिसमें नाव चल रही है, जहाज चल रहे हैं। लेकिन जो वृश्चिक राशि है, वह पानी होते हुए भी पानी नहीं है,
वह पानी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, सड़ता हुआ पानी है, सड़ता हुआ नापदान है, नाली है, हमारा पेट है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल चल रहे हैं, उस तरीके का है। तो कहने का मतलब ये है कि यह संसार में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब किसी न किसी ग्रह से उत्पन्न और प्रभावित हैं। तो ग्रहों से परे कुछ भी नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु या जो भी दृष्टिगोचर हमारे सजीव या निर्जीव पदार्थ हैं, चाहे तालाब हैं, जंगल हैं, वो सब किसी न किसी ग्रह के द्वारा ही उत्पन्न हुए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो बृहस्पति जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक शुभ ग्रह है, स्टेटस का कारक है। तो बृहस्पति अगर शुभ भाव में, केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया या द्वितीय भाव में बैठ गया तो बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की साधारण राशि जो मीन राशि है वो भी 5वें भाव में पड़ती है, जो कि थॉट प्रोसेस का भाव है, तर्क का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो इन सब चीजों का भी प्रतिनिधित्व कमोबेश, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा में बृहस्पति के पास है। लेकिन स्टेटस का, द्वितीय भाव का, कुटुंब का, परिवार का पूरा जिम्मेदारी बृहस्पति के पास ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। तो इसलिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है शनि का। शनि की कुंभ राशि देखिए चौथे भाव में आके पड़ी हुई है। तो जो सुख का सारी जिम्मेदारी शनि के पास है, शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेदारी शनि के पास है। माता जी का भी कारक है वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि। रोग रिपु का जो कारक है वो मंगल है। तो मंगल अब जहां भी बैठेगा वहां पे कार्यकर्ताओं का हानि ही करेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाता है या शुभ ग्रह से युक्त हो जाता है तो थोड़े बहुत इसके कार्यकर्तों में, क्योंकि साधारण राशि इसकी लग्नेश भी है तो उतना अधिक खराब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 50% तो खराबी करेगा ही। उसके बाद देखिए नवम भाव में चंद्रमा, सबसे शुभ भाव जो होता है किसी भी कुंडली में और भाग्य का कारक जो होता है वो नवमेश होता है। तो नवम भाव में कर्क राशि है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा एक बहुत ही शुभ ग्रह है। चंद्रमा राजयोग का कारक है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अगर चंद्रमा और सूर्य की युति हो जाए या आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें या चंद्रमा और सूर्य 9वें या 10वें भाव में युत होके बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा संबंध है। आमने सामने भी अगर हो जाते हैं तो और अच्छा है कि अगर चंद्रमा मान लीजिए कि 10th हाउस में हो गया और सूर्य जो है चतुर्थ हाउस में हो गया या ऐसे वाइसी वर्षा हो गया तो और भी अच्छी स्थिति, आमने सामने जब पड़ते हैं तो और भी अच्छी स्थिति बन जाती है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ पड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमावस्या है, तो चंद्रमा बलि नहीं होता। लेकिन जब आमने सामने दोनों पड़ जाते हैं तो इसका मतलब वो चंद्रमा जो है ना वो बहुत बलि रहता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। और चंद्रमा सूर्य और बुध की अगर युति हो जाती है तो और भी अच्छी स्थिति बन जाती है। क्योंकि बुध जो है हालांकि तृतीय भाव का स्वामी है, लेकिन ये क्या कहते हैं, लाभेश है। और लाभेश कभी भी अशुभ नहीं होता है। इस भाव में जो भी लाभेश तो अशुभ हो सकता है, तृतीय भाव का स्वामी है, लेकिन इस भाव में अगर युति हो जाती है इन तीनों की, चंद्रमा की, सूर्य की और बुध की, तब बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। लाभ भाव का जो बात आती है एकादश भाव की, तो एकादश भाव में एक सिद्धांत है कि इस भाव में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देता, जातक के लाभ को बढ़ाने का ही प्रयास करता है। ऐसी जिम्मेदारी उसको मिली हुई है। और इसके बाद नंबर आता है शुक्र का। तो इस लग्न वालों के लिए शुक्र शुभ नहीं है, क्योंकि वो 12वें भाव का स्वामी है। हालांकि 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है और ये मोक्ष त्रिकोण का एक इम्पॉर्टेंट भाव है। तो अगर शुक्र स्वयं यहाँ पे बैठ जाता है तो फिर मोक्षदायक भी हो सकता है या जातक की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत हो सकती है। अगर केतु वगैरह से भी संबंध बन जाता है, बृहस्पति से संबंध बन जाता है। लेकिन फिर भी जब अगर शुक्र अन्यत्र कहीं किसी भाव में भी बैठेगा तो उस भाव के या किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह के
तत्वों को घटाने वाला होगा। तो जो सबसे अधिक इस कुंडली में सबसे ज़्यादा राजयोग वाले ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। और साथ में इसमें हम जोड़ सकते हैं बृहस्पति को भी। तो सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति अगर वृश्चिक लग्न वालों के लिए स्ट्रांग हो जाए और अच्छे योग बना दे तो वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाती है। तो अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। तो धनु लग्न में जो लग्न भाव में ही है अ, धनु राशि पड़ती है और इसका स्वामी बृहस्पति है। तो यह एक बहुत ही स्ट्रांग लग्न है क्योंकि इसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है और इसका जो नवमेश है, नौवें भाव का जो स्वामी है भाग्येश है, उसका सूर्य भाग्येश बन जाता है। और पंचम भाव में जो है, जो थॉट प्रोसेस का भाव है, जो तर्क का भाव है, जो बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, उसका स्वामित्व तो मंगल के पास है। तो इस लग्न वालों के लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों बहुत ही अधिक शुभ ग्रह हो जाते हैं। अगर ये तीनों ग्रह इस कुंडली वालों के लिए मजबूत हो जाएं तो धनु लग्न वाले बहुत ही अधिक ग्रोथ करते हैं। और जो धनु लग्न वालों की जातकों की ग्रोथ होती है वो मैटेरियलिस्टिक भले ही ना हो, मतलब मैटेरियलिस्टिक न होके वे आध्यात्मिक क्षेत्र में और बड़े ही वो कन्विंसिंग होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अधिक होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत पैसे रुपए वाले होते हैं, इस वजह से सम्मान पाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रुपया पैसा बहुत अधिक नहीं होता, फिर भी लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो इतने गुणवान होते हैं। तो इसका कारण यह है कि इसका जो लग्नेश है वह स्वयं बृहस्पति है। मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की धनु राशि यहाँ पे है और नवम भाव का जो स्वामित्व है वो सूर्य के पास है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मूल त्रिकोण राशियों में अ, अष्टम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि, नवम भाव में सूर्य की सिंह राशि, दसम भाव में बुध की कन्या राशि, एकादश या लाभ भाव में शुक्र की तुला राशि, प्रथम भाव में बृहस्पति की धनु राशि, तृतीय भाव में शनि की कुंभ राशि और पंचम भाव में मंगल की मेष राशि पड़ रही है। तो इसमें जो राजयोग कारक ग्रह हैं वो सूर्य और बुध हैं। और ज्यादातर कुंडलियों में देखने में आता है कि 60% केसेज में तो सूर्य और बुध एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो बुध जो है ना वो सूर्य के बहुत अधिक नजदीक है, पहला ग्रह है जो सूर्य के का चक्कर लगा रहा है। तो बहुत अधिक नजदीक होने के कारण जनरली जो बुध है वो सूर्य के साथ ही रहता है या एक खाना आगे या पीछे रहता है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र का नंबर आता है, तो शुक्र भी बहुत दूर नहीं रहता है, वो भी एक दो खाना ही पीछे रहता है। लेकिन बुध तो ज्यादातर सूर्य के साथ देखने को मिल जाएगा। तो धनु लग्न वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो राजयोग लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ये जो युति बन रही है वो शुभ भाव में बने, अष्टम भाव में बन जाए या 12वें भाव में या 6वें भाव में, तो वो उतना अधिक प्रभावकारी निश्चित रूप से नहीं होगा। और साथ में पाप ग्रहों से दृष्ट भी अगर अशुभ भाव में बन जाती है युति और पाप ग्रहों से भी दृष्ट हो जाती है, तो इसमें सबसे अधिक पापी ग्रह जो इस लग्न वालों के लिए है वो है चंद्रमा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6, 8, 12 भाव में केवल 8वें भाव में ही चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। तो चंद्रमा सबसे अधिक पापी ग्रह है धनु लग्न वालों के लिए। तो अगर चंद्रमा कहीं भी बैठ जाता है तो उस भाव को जो है वो पीड़ित कर देता है किसी ग्रह के साथ। अगर क्लोज कंजंक्शन, क्लोज युति में नजदीक बैठ जाता है जाके 2 से 5 डिग्री के बीच में उस ग्रह, वो कोई ग्रह आ जाता है तो उसको भी ये पाप प्रभाव में ले लेता है और उसके कार्यकर्तों का जो है नाश कर देता है, मतलब काफी हद तक कम कर देता है। तो इस अगर आप देखें तो ये जो धनु लग्न के लिए
सूर्य जैसा पहले बताया और बुध, ये दोनों राजयोग कारक हैं। तो ये दोनों अगर 10वें भाव में, 9वें भाव में, एकादश भाव में या द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव में अगर कहीं मिल जाते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। मंगल भी अगर साथ में जुड़ जाता है या संबंध बनाता है या बृहस्पति की दृष्टि किसी प्रकार से इन पे पड़ती है, इस युति पे, तो और भी अच्छी बात बन जाती है। बृहस्पति की दृष्टि अब वैसे भी अगर इन तीनों में से किसी ग्रह पे पड़ जाए, मंगल पे या बुध पे या फिर सूर्य पे, तो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। अब बृहस्पति के साथ एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति जो है वो 3 भावों पे दृष्टियां डालता है, पंचम, सप्तम और नवम। नवम दृष्टि सबसे अधिक शुभ मानी जाती है बृहस्पति की, बाकी दोनों दृष्टियां भी काफी प्रभावकारी होती हैं। तो बहुत अधिक संभावना होती है कि बृहस्पति या तो मंगल पे या बुध पे या फिर सूर्य पे, किसी न किसी ग्रह पे अपनी दृष्टि जरूर डालेगा। और लग्नेश होकर वो कहीं भी दृष्टि अगर डाल देगा इन तीनों पे तो बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। अगर सूर्य पे डाल देगा तो भाग्य को अधिक बढ़ा देगा, भाग्य चूंकि लग्न से ही जुड़ जाएगा। अगर बुध में प्रभाव दृष्टि डाल देगा तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ गई या पंचम भाव पे पड़ गई तो फिर व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, शुभ शुभ इंसान सोचने लगेगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, किसी को भी अच्छी बात बताते हैं और परिस्थितियों का बड़े डट के मुकाबला करते हैं। क्योंकि धनु जो राशि है बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है, और ये जो है ना, ये लोग परिस्थितियों का मुकाबला बड़े धैर्य के साथ, समझदारी के साथ करते हैं। इस लग्न के लोगों के लिए ये सूर्य जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये आप देखिए कि ये भाग्येश है, तो ये अगर 10वें भाव में बैठ जाए अति उत्तम। 11वें भाव में भी अगर बैठ जाता है, और यद्यपि नीच का है, फिर भी चूंकि दिग्बल के बहुत अधिक नजदीक है, 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, तो दिग्बल के बहुत अधिक नजदीक है। और अगर सतवें एकादश भाव में, यानी कि जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि में भी बैठ जाता है, और तो भी अच्छा ही फल करता है। अगर बृहस्पति से दृष्ट हो जाए या मंगल से युक्त हो जाए, दृष्ट हो जाए, तो और भी अच्छी बात हो जाती है। ये मकर लग्न वालों की कुंडली है। तो इसमें देखते हैं कि मूल त्रिकोण राशियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। द्वितीय भाव में शनि की कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में मंगल की मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि, अष्टम भाव में सूर्य की सिंह राशि, नवम भाव में बुध की कन्या राशि, 10वें भाव में शुक्र की तुला राशि, और द्वादश भाव में, 12वें भाव में, व्यय भाव में बृहस्पति की धनु राशि पड़ रही है। तो इस राशि वालों के लिए जो लग्नेश है वो वैसे देखा जाए तो शनि है, लेकिन शनि पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं करता इस लग्न वालों के लिए। यद्यपि शनि जो है वो कारक ग्रह है इस लग्न वालों के लिए, क्योंकि स्टेटस द्वितीय भाव का स्वामी है, धन का, कुटुंब का स्वामी जो है, वाणी का, इन सब का जो कारकत्व है इस लग्न वालों के लिए वो शनि के ही पास है। लेकिन शनि फिर भी इस लग्न के लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, क्योंकि लग्न में शनि की साधारण मकर राशि पड़ी हुई है। तो इस लग्न वालों के लिए जो मूल त्रिकोण राशियां जहां जहां पड़ती हैं उस हिसाब से अगर देखें तो मंगल बड़ा ही शुभ ग्रह हो जाता है, क्योंकि मंगल की मेष राशि चौथे भाव में है। तो सुख के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब चीजों के लिए मंगल कारक बन रहा है। सप्तम भाव बड़ा ही अच्छा भाव है, पब्लिक का भाव है, रिलेशन का भाव है, मैरिज का भाव है, इन सब का प्रतिनिधित्व पड़ गया है
चंद्रमा के पास, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, तो चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध, बुध की कन्या राशि नवम भाव में है। तो सर्वाधिक जो शुभ ग्रह है मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए, वो है बुध। और शुक्र की जो राशि पड़ रही है मूल त्रिकोण तुला राशि, वो दसम भाव में पड़ रही है। तो दसम भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है किसी भी व्यक्ति के लिए। ये कैरियर का प्रतिनिधित्व करता है, कार्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो कर्म करता है व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये नवम और दसम भाव ये दोनों मिलके प्रबल राजयोग बनाते हैं। वैसे तो पराशर मुनि के हिसाब से जब भी केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामियों का केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो वो राजयोग कारक होता है। लेकिन चूंकि जो दसम है वो बहुत ही स्ट्रांग केंद्र है और जो नवम है वो बहुत ही मजबूत स्ट्रांग त्रिकोण है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्वामी अगर संबंध बनाते हैं किसी भी प्रकार से तो बहुत ही स्ट्रांग राजयोग बनता है। और अच्छी बात यह है इस लग्न वालों के लिए कि नवम और दसम में मूल त्रिकोण राशियां पड़ रही हैं बुध और शुक्र की। तो बुध और शुक्र अगर कहीं भी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में अगर बना देते हैं युति या दृष्टि इस संबंध, तब तो अत्यंत शुभ है। लेकिन अगर द्वितीय भाव में भी या एकादश भाव में भी बना देते हैं तो भी बहुत अच्छी स्थिति है, बड़ा शुभ फल प्रदान करते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा की भी स्थिति अगर अच्छी है, चंद्रमा जो है वो पक्ष बली होकर किसी शुभ स्थान में बैठा हुआ है या शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो जाता है तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। खासकर चंद्रमा बिजनेस अगर कोई कर रहा है मकर लग्न वाला जातक, तो उसके लिए चंद्रमा की स्थिति देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सतवां भाव मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर ही नहीं सकता। क्योंकि बिजनेस जो है वो तो कम, आप जो रिलेशन बनाते हैं रिलेशन पे ही बिल्ड होता है, और जो सतवां भाव है वो रिलेशन का ही भाव है। क्योंकि प्रथम भाव आप खुद हैं और आपके ठीक सामने वाला 180 डिग्री पे जो भाव है वो जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, आपके सामने जो बैठा हुआ है उसका भाव, सामने तो पब्लिक ही है, लोग ही हैं जिनसे आप डील करते हैं। तो अगर सतवां भाव खराब हो गया और दसम भाव अच्छा भी है तो भी कोई व्यक्ति चाहे तो बिजनेस कर ले तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर कोई बिजनेसमैन की कुंडली देखनी है तो सतवां भाव, दसवां भाव और एकादश भाव ये तीनों मजबूत होने चाहिए। द्वितीय भाव थोड़ा कम भी मजबूत हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव वो भाव है जहां से पैतृक संपत्ति मिलती है, धन अर्जित धन है वो जो कहीं से मिल जाता है या खुद आप कमा के अर्जित करते हैं। लेकिन जो लाभ है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस वाला रोज पैसे कमाता है, रोज कुछ उद्यम करता है तो पैसे जोड़ता है। तो अगर ये तीनों भाव यानी कि सतवां, दसवां और ग्यारहवां अगर मजबूत नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब इस कुंडली वालों के लिए जो सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह है वो है सूर्य। तो सूर्य कहीं भी अगर किसी भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के कारकत्वों की हानि करता है, और किसी ग्रह के साथ अगर युत या दृष्ट हो जाए तो उस ग्रह के कार्यकत्वों को घटा देता है। तो जो शुभ मैंने बताए मकर लग्न वालों के लिए ग्रह वो है मंगल, चंद्रमा, बुध और शुक्र और शनि। और जो प्रबल जो पापी ग्रह इस कुंडली वालों के लिए बनता है वो बनता है सूर्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य हो गया तो अपने कार्यकत्वों का, जो उसके मूलभूत कार्यकत्व है उनका फल वो अलग तरीके से देता है। कोई भी ग्रह चाहे कितने भी पाप भाव में बैठा हुआ है वह फल दो प्रकार से देता है। मैं इसे बार बार रिपीट करता रहता हूं। एक तो फल वो देता है जो उसको देने के लिए कुंडली में बिठाया गया है अपने भाव के हिसाब से, जिस भाव का वो स्वामी है, और दूसरा जिस वो अपने कारकत्वों का फल इंडिपेंडेंटली देता है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, इन सब जो कारकत्व हैं उनका वो इस हिसाब से फल देता है कि वह कितना बली है। कहीं भी बैठ के अगर सूर्य यहाँ पे 8वें भाव में विराजमान हो जाए तो वो पिता का पूर्ण फल देगा। तो जातक के जो पिता होंगे
वो हो सकता है किसी अच्छे पद पे हो, भले ही सूर्य उस जातक के कुंडली में कहीं बैठ के उन भावों को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये समझने वाली बात है। अब कुंभ लग्न की कुंडली पे विचार करते हैं। तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो प्रथम भाव में राशि पड़ती है कुंभ राशि शनि की, और उसके बाद तृतीय भाव में मंगल की मेष राशि, छठवें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि, सतवें भाव में सूर्य की सिंह राशि, आठवें भाव में बुध की कन्या राशि, नौवें भाव में शुक्र की तुला राशि, और एकादश लाभ भाव में बृहस्पति की धनु राशि पड़ रही है। तो इसमें जो है ये जो जातक होते हैं, ये जो शनि के गुण हैं, शनि के कारकत्वों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इसमें लग्न में ही कुंभ राशि विराजमान, कुंभ राशि पड़ी हुई है। और इसमें अगर हम देखें तो शनि जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है, क्योंकि वो लग्नेश बन जाता है। और उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और जो अच्छा फल भी करेंगे इस कुंडली के लिए, जिनकी मूल त्रिकोण राशियां सही जगह पे बैठी हुई, शुभ स्थानों पे बैठी हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है शुक्र। शुक्र की क्योंकि तुला राशि नवम भाव में विराजमान हो जाती है। तो शुक्र और शनि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक बनते हैं। क्योंकि चूंकि इसमें जो दसम भाव में राशि है वो मंगल की वृश्चिक राशि है, तो साधारण राशि है मंगल की। तो नवम नवम और दसम भाव का जो बहुत बड़ा राजयोग बनता है वो इस कुंडली वालों के लिए तो बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर लग्नेश और भाग्येश युति कर लें या दृष्टि कर लें या स्थान परिवर्तन कर लें, यानी कि शुक्र बैठ जाए प्रथम भाव में और शनि बैठ जाए नवम भाव में, या दोनों प्रथम भाव में बैठ जाएं या दोनों नवम भाव में बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं, या केंद्र में कहीं भी बैठ जाएं, या द्वितीय स्थान में बैठ जाएं, या एकादश में भी बैठ जाएं, तो भी राजयोग का निर्माण कर देंगे। तो शनि और शुक्र कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत ही बड़ा फल देने वाले हैं, राजयोग कारक हैं। उसके बाद जो सूर्य है वो भी सप्तम भाव का स्वामी है, तो सूर्य भी इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है कुंभ लग्न वालों के लिए। तो सूर्य जो है बिजनेस के लिए बड़ा, सूर्य और बृहस्पति इस कुंडली के लिए बिजनेस करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। तो अगर किसी को बिजनेस करना है और कुंभ लग्न की उसकी कुंडली है, तो उसको सूर्य और बृहस्पति की स्थिति को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सूर्य है वो सप्तमेश है, जो पब्लिक रिलेशन का और इन भावों का प्रतिनिधित्व करता है, और एकादश लाभ भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो ये दोनों अगर कहीं अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रह से युत या दृष्ट है, शुक्र उनको देख ले रहा है, या लग्नेश शनि उनको देख ले रहा है, या शनि के साथ ही जाके बैठ गए हैं, तो भी बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा योग बना देते हैं। अगर बृहस्पति जाके प्रथम भाव में बैठ जाता है, यानी कि कुंभ राशि में बैठ जाता है, तो जातक को बहुत अधिक विद्वान बना देता है। तो कुंभ राशि का जो बृहस्पति है वो कर्क राशि में बैठे हुए जो बृहस्पति का उच्च फल बताया गया है उसी तरह से फल करता है, लेकिन यह ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। अगर कर्क राशि का बृहस्पति है तो वो वृद्धि को दर्शाता है, व्यक्ति को धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य प्रदान करता है। लेकिन कुंभ राशि में बैठा हुआ जो शनि है वो जातक को बहुत अधिक जिज्ञासु बना देता है, और जातक बहुत अधिक खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है और बहुत अधिक ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि जो कुंभ है वो ज्ञान से भरा हुआ घड़ा है और बृहस्पति तो स्वयं गुरु है। तो जब गुरु वहां पहुंच गया तो फिर वो एक्सप्लोर ही करता रहेगा, जीवन पर्यंत वो ज्ञान ढूंढेगा और लोगों को फायदा पहुंचाता रहेगा। तो ये इस तरीके का एक मोटा आकलन है कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो शनि है, सूर्य है
शुक्र है, बृहस्पति है, ये सारे ग्रह जो है अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा इन लोगों के लिए अशुभ है। अकेला अगर देखेंगे 6, 8 और 12 भाव में केवल चंद्रमा की ही मूल त्रिकोण राशि छठवें भाव में पड़ती है, तो चंद्रमा परम पापी बनता है इन जातकों के लिए। वैसे तो त्रिशदय भाव के स्वामी मंगल और बृहस्पति भी हैं, जो कि जहाँ कहीं भी बैठते हैं या उति संबंध बनाते हैं तो थोड़ा सा बुरा फल करते हैं, लेकिन वो चंद्रमा के तुलना में बहुत ही कम बुरा फल करते हैं। चंद्रमा अगर कहीं भी किसी भी भाव में बैठेगा या किसी भी शुभ ग्रह से युति संबंध या दृष्टि संबंध बनाएगा तो उसके कार्यकत्वों में कमी कर देगा। मंगल जो है वो भी तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव जो है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव होता है, इनिशिएटिव का भाव होता है। इनिशिएटिव लोग तृतीय भाव के प्रभाव से ही लोग कोई कार्य शुरू करते हैं। तो तृतीय भाव का स्वामी अगर मंगल है और मंगल सही स्थान पे बैठ जाता है तो जातक बहुत परम उत्साही होता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, कोई भी चीज को बढ़ चढ़ के किसी चीज में हिस्सा लेता है और कोई भी काम को अच्छे से कर डालता है। अब मीन लग्न की कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो मीन लग्न में जो मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है द्वितीय भाव में मेष राशि मंगल की, फिर पंचम भाव में कर्क राशि चंद्रमा की, छठवें भाव में सिंह राशि सूर्य की, सातवें भाव में कन्या राशि बुध की और आठवें भाव में तुला राशि शुक्र की, 10वें भाव में धनु राशि बृहस्पति की और 12वें भाव में शनि की राशि पड़ रही है कुंभ राशि। तो इस कुंडली वालों के लिए जो एक विशेष बात है, देखिए 6, 8, 12 ये तीनों भावों में, ये जो तीनों जो दुख के स्थान है इसमें मूल त्रिकोण राशियां पड़ जा रही हैं। तो ये एक बस ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों भाव यानी कि सूर्य, शुक्र और शनि, ये तीनों कहीं भी अगर जाएंगे किसी भाव में बैठेंगे तो वो उस जातक को जो है उस भाव के कारकत्वों में, जातक के लिए उस भाव के कारकत्वों में या जिस भी ग्रह के साथ अगर शुभ ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाएंगे तो फिर उस ग्रह के कारकत्वों में कमी कर देंगे। अब इसमें जो अगर हम बात करें ना तो छठवां भाव उतना अधिक जो है खतरनाक इसलिए नहीं है कि छठवां भाव रोग, रिपु, ऋण का कारक बताया गया है। तो इसमें रिपु का मतलब क्या है ना कि जो डेली बेसिस पे हम लोग स्ट्रगल करते हैं वो भी उस मतलब संघर्ष का भाव है ये। तो ये ऐसा एक भाव है जो कंटिन्यूअस काम करता रहता है, जो छठवां भाव है। ये जैसे आपका द्वितीय भाव है या एकादश भाव है या आपका 12वां भाव है या आपका 9वां भाव है, ये भाव हमेशा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये छठवां भाव एक ऐसा भाव है जो कंटिन्यूअस काम करता रहता है। तो जैसे जो इंसान कंटिन्यूअस काम करता है गलतियां भी वही करता है, कहते हैं ना गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में। तो यहाँ पे जो छठवां भाव है वो जैसे हमारे बॉडी में ना हमारे इंटरनल ऑर्गन है, फेफड़ा हो गया, हमारा दिल हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, तो इस तरीके का भाव है, ये कंटिन्यूअस काम करता, सोते जागते काम करता रहता है, क्योंकि ये वो भाव है जो हमेशा बीमारियों से लड़ रहा है। जो वायरस के अटैक इनविजिबली हमारे ऊपर हर टाइम वायरस और बैक्टीरिया अटैक कर रहे होते हैं, हमारा शरीर उनसे लड़ रहा होता है। तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी दिखाता है। तो अगर सूर्य मजबूत हो गया तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी जो है ये मजबूत बना देता है। और सूर्य अगर स्वयं यहाँ बैठ गया तो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई, साथ में रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसमें तो वृद्धि हुई। शत्रु तो आएंगे, शत्रु मजबूत भी होंगे, लेकिन सूर्य सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य से मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो शत्रु, अगर आप किसी ताकतवर शत्रु को पराजित करते हैं तो यश वैभव भी आपको मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? शत्रु का मतलब वो शत्रु नहीं जो तीर भाला तलवार लेके आ गया, कंपटीशन। तो ऐसे लोग बड़े बड़े कंपटीशन को भी बीट कर जाते हैं अगर सूर्य मजबूत हो। अगर मीन लग्न की कुंडली है और सूर्य मजबूत हो गया तो ऐसे लोग बड़े बड़े कंपटीशन भी बीट कर जाते हैं। और
अब कर्जे का भी दो प्रकार है। कुछ लोग एप्रिसिएटिंग एसेट्स में के लिए कर्जा लेते हैं, कुछ लोग डेप्रिसिएटिंग एसेट्स के लिए कर्जा लेते हैं। तो अगर कोई घर मकान बनाने के लिए या कुछ ऐसे काम करने के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत कर्जा ले भी लेता है, तो फिर वो छठे भाव के प्रभाव को जो है उसको जो उसका एनर्जी है उसको रिलीज भी कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये तरीके होते हैं कि किसी भाव की एनर्जी को कैसे रिलीज करें। पहले जमाने में वो चीजें बनाई गई थी, क्योंकि पहले जमाने में कर्जे उर्जे को बहुत बुरा माना जाता था। कर्जा ले लिया या कोई छोटा मोटा काम करना, हमेशा काम में लगे रहना, इन सब चीजों को बुरा माना जाता। आराम करने को अच्छा माना जाता था कि खूब आराम से खटिया बैठे हुए हैं, उसी को अच्छा माना जाता था। काम करने को 24 घंटे खराब माना जाता है। ये एक ऐसा भाव है जो हमेशा आपको एक्टिव रखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज के जमाने के लिए ये बुरा भाव नहीं है। और अगर पंचमेश दशम में आके बैठ जाता है तो बहुत अच्छा एक मतलब कैरियर के लिए भी बुरा नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति अकेला ही काम कर पाता है। वो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बॉस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो काम अकेला एक मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, उस हिसाब से वो काम कर पाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब शनि और जो शुक्र है वो इस कुंडली में बसते हैं, जो पाप प्रभाव देने वाले हैं। तो इसमें भी अगर आप देखिए तो शनि तो व्यय भाव का स्वामी है, तो बचता है शुक्र। शुक्र जो है अष्टमेश है, परम पापी में शुक्र बन जाएगा। तो शुक्र जहाँ कहीं भी बैठेगा तो वहाँ से उस भाव संबंधी थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है। लेकिन वो भी अगर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाता है, या स्वयं अगर आके 8वें भाव में ही बैठ जाता है शुक्र, तो प्रभाव कुछ अच्छे प्रभाव भी दे देता है। वैसे भी 8वां भाव के अगर हम कारकत्वों को समझ लें तो हमेशा ऐसा नहीं कि 8वां भाव हमें जो है बुरा प्रभाव ही देता है। 8वां भाव का बस एक ही बुरा प्रभाव है कि वो क्रिटिकल इलनेस का भाव है। लेकिन वो भी तब एक्टिव ज्यादा होता है कि जब उसकी महादशा या अंतरदशा आती है। तो उसका तरीका यही है, चूंकि ये मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है कि जब भी किसी भी जातक की कुंडली हो और अष्टमेश में अगर मूल त्रिकोण राशि है, तो अगर उसकी अंतरदशा या महादशा आ जाती है तो फिर हमें भगवान के ध्यान, पूजा में, तपस्या में लग जाना चाहिए। तो फिर उसकी एनर्जी उस फॉर्म में रिलीज हो जाती है, तो हम क्रिटिकल इलनेस वगैरह से बचे रहते हैं। कभी कभी ये ग्रह जो है हमें अकल्ट नॉलेज की हो, अलौकिक ज्ञान की तरफ ले जाता है। ऐसा ज्ञान जो बाकी लोगों को जिसकी जानकारी ना हो उसके भी अनुभव करवा देता है। लाइफ में अचानक से यू टर्न दे देता है, लॉटरी सट्टा भी दिलवा देता है। तो सबके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो अगर शुभता की बात करें तो चंद्रमा जो है बहुत ही शुभ है। मीन लग्न वालों के लिए देखिए पंचमेश है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है, या फिर दसम भाव से में मूल त्रिकोण राशि है उससे संबंध बना ले, या फिर छठवें भाव के स्वामी से संबंध बना ले, तो फिर बहुत शुभ स्थिति है। और चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, या फिर आपका कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, या फिर एकादश भाव में भी बैठ जाए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल भी मीन लग्न वालों के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि स्टेटस का जो भाव है द्वितीय भाव में पड़ रहा है। तो मंगल अगर कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में या किसी शुभ भाव के साथ बैठ जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर देता है। मीन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है, क्योंकि ये दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव जो है हमारा कैरियर है, हमारा कर्म है, कर्म क्षेत्र है। तो बृहस्पति भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और बृहस्पति कि अगर मंगल से युति या दृष्टि संबंध बन जाए, बुध से बन जाए, कहीं केंद्र या त्रिकोण में शुभ भाव में होके बैठ जाए, तो बहुत अच्छा जो है जातक को फल देने वाला होता है। और बृहस्पति की एक और भी बात है इस कुंडली में कि मीन लग्न की कुंडली है, तो यद्यपि बृहस्पति लग्नेश होने का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करता ही है। तो ये थोड़ा बहुत लग्नेश का भी फल देगा, क्योंकि मीन लग्न में अगर धनु राशि होती तब तो पूर्ण लग्नेश होता, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 50% लग्नेश का फल भी ये देगा। तो उस नाते से भी ये परम योग कारक ग्रह बन जाता है बृहस्पति इस लग्न वालों के लिए।
और शनि जो है वो व्ययेश है, तो शनि बहुत अधिक शुभ तो नहीं है, लेकिन अगर शनि जो है 12वें भाव में ही विराजमान हो जाता है या कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाए जैसे कि 6वें भाव में या फिर 8वें भाव में, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर देता है। शनि सबसे अच्छा विपरीत राजयोग का निर्माण इन कुंडली के जातकों के लिए करेगा। तो थोड़ा बहुत संघर्षों के बाद 40-45 साल के बाद जातक कुछ अच्छा जरूर कर लेगा। बुध बहुत अच्छा है इन कुंडली वालों के लिए। इस कुंडली वालों के लिए अगर किसी को बिजनेस देखना है तो बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध सप्तमेश है। तो बुध अगर केंद्र या त्रिकोण में या एकादश भाव में विराजमान हो जाता है या फिर बृहस्पति के साथ युत या दृष्ट हो जाता है। वैसे देखिए, जो सिद्धांत है पुराने क्लासिक्स का ज्योतिष में, इवन इसमें पराशर मुनि ने भी यही बताया है कि केंद्राधिपत्य दोष है, कि अगर कोई भी ग्रह, जैसे कि इसमें बुध और बृहस्पति केंद्र के चारों भावों के स्वामी हैं, 3, 6, 9, 12, ये सारी राशियां जो हैं बुध और बृहस्पति की केंद्र में पड़ रही हैं, तो केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है बुध और बृहस्पति को। लेकिन फिर भी वो अपने भाव का, जिसमें उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसका पूर्ण फल जरूर करेंगे। तो ये मैंने जो वीडियो बनाया था, वो बनाने का पर्पज यह था कि किस तरीके से मूल त्रिकोण राशियां साधारण राशियों से अलग हैं और किस तरीके से अंतर हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग समझ नहीं पाते। अब शनि अगर बन गया, आ गया शनि 10 पड़ गया, 8वें में 11 पड़ गया, यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई अब कैसे फल करेगा शनि। शनि अष्टमेश भी है और शनि जो है वो नवमेश भी है, तो अब फिर क्या करें, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये इस तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो कंफ्यूजन काफी कम हो जाता है और हम बहुत सटीक फल प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार।